जावेद खान राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर चर्चा करने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी जुड़े हैं और कौशल स्वर्णबीर जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। सबसे पहले तो सर मैं आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूं हिंदी खबर में। शुरुआत जावेद खान जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है सर, और ऐसे में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पहला रिएक्शन आपका आज के दिन को लेकर। नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को और सभी मीडिया पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं देश की जनता को अपील करता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में पहले मतदान करें और उसके बाद जलपान करें, क्योंकि यह आपके भविष्य को निर्धारित करेगा, देश के भविष्य को निर्धारित करेगा। देखिए, जनता के बीच में काफी उत्साह है कि 5 वर्षों में एक अवसर मिलता है कि चुनी हुई सरकार के कार्यकाल को वो आकलन लगाएं और उसके बाद में आने वाली सरकार के लिए वो कुछ करें। और जिस तरह से पिछले 10 साल से हमारे देश में मोदी जी की सरकार है और जो वादे उन्होंने किए थे, जो गारंटियां उन्होंने दी थी, वो गारंटियां धीरे धीरे करके चाइना माल की गारंटी की तरह निकल के आई। और जिस तरह से चाइना माल की कोई गारंटी नहीं होती, जनता उस पर विश्वास नहीं करती है। आज मोदी जी की गारंटी पर जनता विश्वास नहीं कर रही और इस वर्तमान की सरकार के खिलाफ जनता बढ़ चढ़ करके भाग लेगी और वोट करेगी और इस वर्तमान सरकार के खिलाफ आने वाली नई सरकार स्थापित करने के लिए बता जी बिल्कुल। डॉक्टर किरण बघेल जी हमारे साथ जुड़ गए जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। मैम आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ मैं हिंदी खबर में। और चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता का भी आपने रिएक्शन सुना, उनका सीधे तौर पर कहना कि भाई जो मोदी सरकार की गारंटी थी जिसका लगातार बखान आप लोग करते हुए नजर आते, वो तो पूरी तरह से धरातल पर फेल है। और ऐसे में अगर जीत का भी जिक्र किया जाए तो वो कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है कि भाई इंडिया गठबंधन ही जीत पर हैट्रिक लगाता हुआ नजर आएगा। देखिए, मुद्दा विहीन नेता पार्टी के नेता भला और क्या कह सकते हैं। आप देख सकते हैं पिछले 10 साल में भारत की जो छवि बनी है पूरे विश्व पटल पे भारत की छवि इतनी अच्छी बन चुकी है। पूरा विश्व आज भारत को उम्मीद भरी नजर से देखता है। कोविड काल की बात करें या यूक्रेन वॉर की बात करें, अगर भारत का बच्चा नेशनल फ्लैग लेकर भारत यूक्रेन वॉर से सुरक्षित निकलता है, इसे तो ये मोदी जी की देन है। और आज आप देख सकते हैं किस प्रकार 370 धारा हटाने की बात करें या मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी की बात करें या रामलला के मंदिर की स्थापना की बात करें, जो हिंदू भारत के हिंदुओं की आस्था का विषय था, तो जितने वादे मोदी जी ने कहा था वो करके दिखाया है। चाहे अगर हम इकोनॉमिक की बात कर ले तो हमारा भारत 11वें पायदान से 5वें पायदान में पहुंच चुका है। बहुत जल्द ही 3रे पायदान में पहुंचने वाला है। एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में भारत उभर रहा है। तो मुझे लगता है भारत की जनता देख रही है किस प्रकार भारत विश्व गुरु बनने की ओर है। और किस जावेद जी लौट रही हूँ सर मैं आपके पास, लेकिन किरण बघेल जी मैं आपको टोकना चाहूंगी क्योंकि आपने तमाम मुद्दे गिनाए मैम, लेकिन ये तो 2024 का लोकसभा चुनाव है ना, तो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये तो मुद्दे कहीं ना कहीं धूमिल हो रहे हैं। किस प्रकार धूमिल है? क्या ये राम मंदिर भारत से जुड़ा विषय नहीं है क्या? अगर जनहित के मुद्दे क्या होते हैं मैम, जनहित के मुद्दे क्या होते हैं, जनहित के मुद्दे क्या होते हैं आप ये बताइए, पहले स्पष्ट कीजिए जनहित के मुद्दे क्या होते हैं। राम मंदिर को लेकर तो आप वोट की अपील नहीं करेंगे, राम मंदिर को लेकर तो आप वोट नहीं मांगेंगे ना, अपने मत का इस्तेमाल जो ये लोग यहाँ कर रहे हैं वो राम मंदिर अयोध्या में बना है, उत्तर प्रदेश में है, ऐसे में बाकी राज्यों का क्या, बाकी राज्य भी क्या राम मंदिर के नाम पर वोट देंगे? हमारी सरकार ने किया था, मोदी जी ने किया था, वो सारे वादे कर रहे हैं। विकास का जिक्र कीजिए, विकास का जिक्र कीजिए आप। बिल्कुल मैं बता रही हूँ, जितने मोदी जी का जो सपना था पूरा भारत, जितने भी कच्चे मकान है वो पक्के में परिवर्तित होंगे। नए भारत की कल्पना कर रहे हैं हम, विश्व गुरु बनाने की कल्पना कर रहे हैं। स्टार्टअप की बात कर लें, किसानों की आय दुगनी करने की बात करें, लखपति दीदी की बात करें, ड्रोन दीदी की बात करें, तो लगातार महिलाओं के, युवाओं के, किसानों के सशक्तिकरण। ठीक है, जनहित के मुद्दों पर भी आप लोग पूरी तरह से विशेष फोकस यहाँ पर है और इसमें लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने तमाम दर्शकों को कि रजनीकांत जो कि दक्षिण के सुपरस्टार है और ऐसे में साउथ के सुपरस्टार जब अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे तो वो अपनी उंगली पर जो मत का यहाँ पर निशान है वो भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अब जो आगे की प्रक्रिया है, निश्चित तौर पर मीडिया से भी रूबरू होंगे, समाज में एक सकारात्मक मैसेज देने की भी
कोशिश करेंगे। और जो ये तमाम दिक्कत है, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनके जरिए लगातार अपील की जाती है और इन्हीं की वजह से लोग अपने घरों से बाहर निकल कर आज के दिन को, लोकतंत्र के इस महापर्व को के शर्मा जी आपका रुख करूंगी, लेकिन जावेद खान जी पहले आपका रुख। सर पहले तो आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि ना सिर्फ इंटरनेशनल मुद्दों पे बल्कि अगर यहां पर देखा जाए राम मंदिर और तमाम मुद्दे उन्होंने गिनाए, इस पर भी विकास निरंतर होता हुआ नजर आया। तो आप कैसे कह सकते हैं और किस आधार पर कि भाई बीजेपी की गारंटी फेल हुई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता शायद केवल मोदीनामा दिखती है, भारतनामा नहीं दिखती। भारतनामा में देश के विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि भारत का झंडा दिखा करके और 1 घंटा मोदी जी ने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था और भारत के बच्चे निकल के आए। तो ये मोदीनामा देखना बंद करे तो इनको देश की स्थिति पता चले। दूसरी बात, ये कहते हैं कि धारा 370 हमने हटा दिया। अरे कहाँ धारा 370 हटाया है जी? एक क्लॉज हटाया है, उस क्लॉज में सिर्फ क्लॉज खा हटाया जिसमें जमीन की खरीदी बिक्री की जा सकती है, और किसके लिए किया है यह पूरा देश जानता है, अपने 2 परम मित्रों के लिए किया गया। तीसरी बात, अब ये कहते हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर हमने स्थापित किया। सिर्फ यह न्यायपालिका के द्वारा जो निर्णय आया उसका स्वागत पूरे देश को किया, इससे मंदिर स्थापित हुआ है। ये उसके अपनी उपलब्धि बताते कि भैया देश में 2014 में जब ये आए थे ना, तो ये क्या कहकर के आए थे, बहुत हुई महंगाई की बार मोदी सरकार, महंगाई का मान ही बोलते। ये कहकर के आए थे प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, पूरे 10 साल में 7.5 लाख युवाओं को रोजगार दिए। महिलाओं का उत्पीड़न बंद होगा कहते थे, 1 घंटे में प्रति घंटा इसमें 3 महिलाओं के साथ में बलात्कार होता है, इसमें ये बात नहीं करेंगे। और विदेश नीति ये कह रहे हैं, अरे चीन लगातार उत्तरांचल में हमारी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, लाल आंख के दिखाना, ये केवल ऐप को बंद करने की बात कहते हैं। ठीक है, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार यहाँ पर कई तरह से उठाता हुआ नजर आ रहा है और अपनी आवाज को मुखर कर रहा है। के शर्मा जी, आरुख आपका, जो कि निश्चित तौर पर देखिए आज का दिन बेहद खास और कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। लोकतंत्र का महापर्व 21 राज्यों के 102 सीटों पर मनाया जा रहा है, लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, सर आप देख रहे होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जाए, 80 लोकसभा सीट वाला क्षेत्र राज्य है, तो उस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है। और ऐसे में पश्चिमी यूपी की जो 8 लोकसभा सीटें जिस पर हो रही है, 2014 में समीकरण पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में थे। 2019 में कहीं ना कहीं बीजेपी को 4 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, 4 सीट पे जीत थी। लेकिन 2024 में हमने खुद देखा कि तमाम जो दिग्गज हैं बीजेपी के, वो खुद यहां पर प्रचार प्रसार के लिए उतरे थे। तो कितनी कड़ी और कितनी बड़ी चुनौती आप बीजेपी और यहां पर खुद इंडिया गठबंधन के लिए देख पा रहे हैं? निश्चित रूप से पूरे 102 सीटों पर यदि बात करेंगे तो घटती मुक्त विकसित भारत जो बात कही जा रही है और जो मुख्य चेहरा और के आधार पर जो मांगा जा रहा है, के सामने इंडिया गठबंधन का एक सामने नहीं आ पाया। ये एक बड़ी बात है चेहरे को लेकर के। दूसरी चीज है मुद्दों को लेकर जो बात हो रही है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही तमाम जो उपलब्धियों की बात कही जा रही है, चाहे 370 जो तमाम राष्ट्रीय मुद्दे, जो विकसित भारत की बात कही, 5वीं अर्थव्यवस्था की बात कही जा रही है, तीसरे में ले जाने की बात हो रही है, फिर 2045 का रोड मैप जो है, ये तमाम विषय वहाँ पे है। क्योंकि दूसरा चीज है वहाँ पे ध्रुवीकरण कितना हो पा रहा है, यह भी एक बड़ा विषय उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो एक सीट पर चुनाव हो रहा है आज बस्तर में, उसको आप देखिए विकसित भारत के बजाय यहाँ पे गरीबी मुक्ति के लिए बात हो रही है। यहाँ पे चना और गुड़ की उपलब्धता के लिए यहाँ पे मतदान किया जा रहा है। ध्यान जोखिम में डाल करके जिस तरह से लोग वहाँ पे मतदान कर रहे हैं, इससे लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए। तो अन्य एक चीज और है, वहाँ के लोग जो अभी घर से मतलब गुड मॉर्निंग नहीं हुआ है, कहा जाए सो के नहीं उठे, वहाँ बस्तर में लाइन लगी हुई है, जान जोखिम में डाल करके नक्सली घटना के बाद नक्सली बौखला है। के शर्मा जी, आपका रुख करते हुए और सर माफी के साथ, चूंकि देखिए आप भी बखूबी समझते हैं कि आज ये चुनावी कवरेज है और निश्चित तौर पर इसी तरह से व्यस्तता रहेगी, क्योंकि जो महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर रहता है वो यही कि एक एक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई जा सके। सर अब आप अपनी बात रखिए। निश्चित रूप से रितु जी, ये पूरे राष्ट्र के आप नई खास चुनाव की जो बात कही जा रही है, भाजपा रोड मैप लेके चल रही है और कांग्रेस जो है संविधान की बात, आरक्षण की कर रही, जंगल हो जाने की कर रही है। तो इस पर एक विश्वास वाली जो बात आ रही, क्या मोदी कह रहा है उस पर विश्वास करें या इंडिया गठबंधन न्याय योजनाओं को लेकर आई, उन तमाम मुद्दों के साथ जो बस्तर का है, मैं फिर से कहूंगा कि 14,72,000 मतदाता
350 यदि कंपनियां वहां पे तैनात की गई है तो उसके महत्व को समझा जा सकता है कि मतदाता किस तरह से वहां मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। ये शहरी मतदाताओं के लिए बहुत बड़ी एक आदर्श के रूप में काम किया जा सकता है। इसको देखते हुए कम से कम शहर के लोग मतदान केंद्र तक जो छुट्टी मनाने के लिए निकल जाते हैं उनके लिए एक शर्मनाक स्थिति है कि बस्तर के लोग जिस तरह से मतदान कर रहे हैं, जिस तरह से वहां पे आवास की समस्या को लेकर बात आ रही है, 3000 से ज्यादा बसाहट है, आवास को लेकर, पेयजल को लेकर के, ज्यादा वोट को लेकर के, तेंदुपत्ता के पर्याप्त राशि के लिए, यहाँ तक कि पैर में जूते चप्पल के लिए भी वहां पे एक चुनावी मुद्दा होता है। चरण पादुका की बात को लेकर भाजपा ने इस बार फिर से किया है, जो हम पहले किए थे, इस बार भी हम चरण पादुका देंगे। 31 नवंबर में तो किसानों के धान खरीदी की बात है, तमाम प्रकार के मोदी की गारंटी, मतलब लोगों को ये देखना है कि मोदी पर विश्वास है कि नहीं है, या सरकार बदलना है कि नहीं बदलना है। दूसरा चीज बस्तर में एक बड़ा चीज आप देखेंगे कि इस बार का चुनाव मोदी वर्सेस कवासी लखमा होता नजर आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कवासी लखमा अपनी लोकप्रियता के दम पर स्थानीय स्तर पर जो लगातार विधायक के शर्मा जी और तमाम जो खास पैनल है हमारे साथ जुड़ा हुआ है। के शर्मा जी, सीधे तौर पर आपने कहा सर कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रखते हुए आज जो मतदाता है अपने जहन में रखते हुए अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऐसे में उन मुद्दों के आधार पर वोट की अपील भी इन दिग्गजों की तरफ से की जा रही है, जो कि सुबह से तस्वीरें सामने आ पा रही है। लेकिन इस बीच कौशल जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर मत की प्रक्रिया चूंकि शुरू हो चुकी है, अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। सबसे ज्यादा चुनौती आप किस पार्टी के लिए और कहां देख पा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर 21 राज्यों के लोकसभा सीटों और लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश की सबसे बड़े पंचायत के लिए चुनाव हो रहा है। आप देखेंगे जिस तरह से 2019 के जो परिणाम आए थे और 2014 की जो आपने बात की, निश्चित तौर पर 2019 में ही तो 102 सीट हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं। वहां पर आप देखेंगे इंडिया गठबंधन और जो एनडीए गठबंधन है लगभग बराबर जो सीटें हैं वो जीती। इस बार भी कमोबेश स्थिति यही बन रही है कि आप जो 102 सीटें जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, डीएमके के अलावा जो अन्य जो दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनका भी काफी प्रभाव देखने को मिलता है। जहां तक आपने बात किया था उत्तराखंड का आप जिक्र करके जिस तरह मंदिर को दिखा रही थी, तो कहीं कहीं जो 5 साल में एक बार नजर आने वाली ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देखेंगे जो राजनेता है वो जनता के चरणों में खड़े होते हैं, मंदिर के सामने झुके होते हैं। तो कहीं कहीं ये जो लोकतंत्र की खूबसूरती का है या मजबूरी का है, क्योंकि यही जो नेता है जो चुनाव जीतने के बाद आप देखेंगे जनता से काफी दूर हो जाते हैं। तो जहां तक आपने चुनौती की बात की, मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल में जिस तरह की स्थिति है, कांग्रेस वहां पर, भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपनी इस प्रथम चरण की जो 3 सीटें वो गेन करती हुई दिख रही है। दूसरे यदि आप तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर जो इंडिया अलायंस है वो ज्यादा मजबूत है। लेकिन यदि आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के बीच बड़ी टक्कर वहां पे दिख रही है। ठीक है सर। जो मतदान सुबह से आप देखेंगे मतदान जो केंद्र है वहां पर जिस तरह से बुजुर्ग प्रत्याशी काफी संख्या में पहुंच रहे हैं, तो ये युवा वोटरों के लिए भी एक मैसेज है कि कई लोग जो मतदान के दिन को छुट्टी का दिन मान के छुट्टी बिताने चले जाते हैं, उनके लिए एक बड़ा मैसेज है कि जो बुजुर्ग हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं मतदान के। मुझे लगता है कि युवा वोटरों को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। देश के लिए स्वच्छ छवि का नेता चुनने के लिए मुझे लगता है कि युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इस बार आप देखेंगे युवा वोटरों की संख्या लगभग सभी लोकसभा सीटों पर बहुत ज्यादा है। यदि युवा वोटर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और वो उनमें कुछ समझ विकसित हो चुके नए भारत के युवा हैं, तो यदि वो अपना मतदान सोच समझ कर करेंगे तो ऐसा लगता है न सिर्फ नए भारत के युवाओं में जोश हाई देखने को मिल पा रहा है सर, बल्कि अभी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से भी कुछ तस्वीरें यहाँ पर सामने आई जहां विदाई से पहले दुल्हन अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंची है। और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, जो इसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, उसमें अपनी भागीदारी यहाँ पर निभाते हुए नजर आ रहे हैं। किरण बघेल जी, आपका रुख करते हुए, मैम, जनहित के वो तमाम मुद्दे हैं जिसको आज जहन में रखते हुए मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी का जिक्र किया जाए तो 8 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर लगातार चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि जब 2014 में आप लोग काबिज हो रहे वाले थे तो उस दौरान 2014 में पूरी तरह से 8 लोकसभा सीटें आपके पक्ष में थी। 2019 में कहीं ना कहीं आपको हार का सामना 4 सीटों पर करना पड़ा, और ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है आप लोगों की तरफ से कि 2024 में किसी तरह से सत्ता परिवर्तन या समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे। उसकी मुख्य वजह क्या सिर्फ अयोध्या का राम मंदिर है और वो तमाम मुद्दे हैं जिसको आप लगातार गिना रही है? बिल्कुल, आप देख सकते हैं इस बार का चुनाव बिल्कुल मोदी वर्सेस विपक्ष जो है, मुद्दा विहीन विपक्ष और नेता विहीन विपक्ष है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो आपसी सामंजस्य ही पूरी तरह फेल दिखाई देता है। तो
विपक्ष की जो भूमिका होती है, एक मजबूत चेहरा, एक नेतृत्व करने वाला चेहरा, तो मुझे लगता है विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है। एक बहुत बड़ा कारण है, और मोदी जी की लोकप्रियता को हम कहीं भी कम नहीं आंक सकते। पूरे विश्व की बात करें, पूरे भारत में लगातार मोदी जी की लोकप्रियता की बात करें, उनके द्वारा लिए गए निर्णय की बात करें, जो ऐसे निर्णायक ऐसे डिसीजन लिया गया है उन्होंने पिछले 70 साल के प्रधानमंत्रियों ने नहीं लिया गया, तो मुझे लगता है भारत की जनता मोदी की गारंटी और मोदी जी की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर जाएगी। और जो लगातार 10 साल से जो भारत का विकास उन्होंने किया है, युवाओं का भरोसा उनके ऊपर बढ़ा है। महिलाओं की बात करें तो 33% रिजर्वेशन, 10 साल इनकी सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए किसी ने आगे नहीं बढ़ा। लेकिन अगर ये संभव हो पाया है महिलाओं के लिए, तो मुझे लगता है मोदी जी के कार्यकाल में अगर ठीक है जावेद खान जी, जवाब दीजिए। आधी आबादी पर हर पार्टी का यहाँ पर फोकस होता है, आधी आबादी को साधने के लिए तमाम तरह के महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं, लेकिन जब कांग्रेस का शासन था तब आधी आबादी के लिए आपने कुछ नहीं किया। ये बीजेपी एक गंभीर आरोप आप लोगों पर लगा रही है, इसका जवाब दीजिए। साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव का जिक्र किया जाए तो लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ उत्तर प्रदेश में आप आए थे, और एक बार फिर से आधी आबादी को साधने के लिए आपने अपने मैनिफेस्टो में कई वादे किए हैं, लेकिन जब आप लोगों का शासन था तब आप लोगों ने क्या किया? 2011 में राज्य सभा में रिजर्वेशन को लेकर के, महिलाओं के रिजर्वेशन को लेकर के लेकर के आया, उसमें अड़ंगा डालने का कार्य किसने किया? भारतीय जनता पार्टी से चुने हुए सांसदों ने किया था ना। महिलाओं को तो आधी आबादी का उनका हक 2011 में गया होता, उनको 11 साल 13 साल इंतजार नहीं करना पड़ता। तो भारतीय जनता पार्टी आज अपना पा रही है कि आधी आबादी को हमने हक दिया है, तो वो तो 2011 में मिल गया होता। सब क्यों रोड़ा राज्य ये बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी। हमने महिलाओं को लेकर के हमेशा कार्य किया है। अगर पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं का अधिकार कहीं से मिला तो कांग्रेस की देन है, राजीव गांधी जी की देन है। वहीं से शुरू किया। देश को पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री अगर किसी ने दिया तो कांग्रेस ने दिया। भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया? आज तो भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं के साथ अत्याचार होता है वो अत्याचारियों के पक्ष में खड़ी हो जाती है, चाहे वो शरद भूषण हो, चाहे वो कश्मीर में 3 साल की लड़की बच्चे के साथ में बलात्कार होते हैं पक्ष में। लेकिन सर यही आरोप तो बीजेपी लगातार आप लोगों पे भी मरती रही है कि आरोपी दंगाई हो, इनके साथ तो आप लोग हमेशा खड़े रहते हैं। ऐसे में के शर्मा जी आपका रुख करते हुए, ठीक है सर लौट रही हूँ सर, समय उतना नहीं है मेरे पास, मैं चर्चा और भी मेहमानों से मुझे करनी है। के शर्मा जी आपका रुख करते हुए, जो कि सर देखिए आपने भी जिक्र किया है एनडीए वर्सेस, यहाँ पर सीधी जो लड़ाई है वो प्रधानमंत्री वर्सेस इंडिया गठबंधन के साथ है। एनडीए के जो तमाम चेहरे हैं वो तो कहीं ज्यादा दूर दूर तक इतने हाईलाइट होते हुए नजर नहीं आए। ऐसे में पूर्वोत्तर का जिक्र किया जाए, पूर्वोत्तर में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी मजबूत स्थिति में है और उसको लेकर कई तरह के जो यहां पर दावे वादे हैं वो भी करती हुई नजर आई। क्या कांग्रेस में किसी तरह का कोई परिवर्तन होता हुआ नजर आ सकता है? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तो कहा जा रहा है बदलाव की बयार इस बार निश्चित है। देखिए यहाँ तो महत्वपूर्ण बात है महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं को चाहिए रोजगार की स्थिति, क्या व्यवस्था कर रहे हैं, स्टार्टअप की जो बात कर रहे हैं, ये 30 लाख जो सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं, तो इसमें श्वेत पत्र की बात आएगी कि कितने पद रिक्त है, पहले ये क्लियर हो जाए कि श्वेत पत्र जारी होना चाहिए सरकारी में कितना। दूसरी चीज है सुरक्षा को लेकर, राष्ट्रीय स्तर पर जो चीन को लेकर, पाकिस्तान को लेकर इन इलाकों में बहुत मायने रखता है कि किस प्रकार से काम हो रहे हैं। जैसे अल्पसंख्यकों के लिए जो बात कही है, 3 तलाक हटाने का कितना असर पड़ता है, राम मंदिर जो लंबे समय से लंबित था उस पर यदि लोकार्पण होता है उसका कितना असर होता है, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर किस तरह से सिलेंडर के दामों को लेकर बात आ रही, उसमें जो राहत 100 रुपए देने की हो रही लगातार, उसमें एक चुनौती है सरकार के लिए कहा जाए। इन सब विषयों को लेकर जो ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने की बात भाजपा नेता लगातार कर रहे हैं, कोरोना काल में जिस हफ्ते निपटा, तो लोग तमाम जो कार्यकाल है 10 साल के उसकी तुलना और न्याय की गारंटी में जो वादे लगातार किए गए, खासकर ज्ञान को लेकर के दोनों ही दलों ने जो बात कही है, जैसे महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर के, गरीबी को लेकर, किसानों को लेकर जो मुद्दे किए, 3 बिल जो किसानों के जो वापस लिए गए उसको लेकर के है, और जो किसान ने सम्मान निधि की राशि दी जा रही है उसका असर कितना होता है। वास्तव में किसान एक बहुत महत्वपूर्ण अपनी शक्ति को पहचान चुके हैं, पूरे देश में ही कहा जा सकता है। तो किसान एक निर्णायक स्थिति में है। आप उनको स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जो उनकी लागत मूल्य है उससे 1.5 गुना यदि राशि आप उसको दे पाते हैं कि नहीं, समर्थन मूल्य की राशि में आप लगातार वृद्धि करें, कितना होनी चाहिए और कितना आप दे रहे हैं, ये तमाम प्रकार के विषय है जिसको लेकर के मतदान होना है। अल्पसंख्यकों के प्रति विश्वास की भी बात है,
जिस तरह से सेवा सुशासन गरीब कल्याण की बात भाजपा कर रही है, तो वास्तविक धरातल में इनकी स्थिति क्या है? जो आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप जो करेंगे, राजस्थान की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं या मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ सत्ता परिवर्तन क्यों हुआ? ये भी एक बात आपको विचार करना पड़ेगा। कांग्रेस यहाँ पे कार्यकर्ताओं के रूप में मजबूत है, लेकिन मोदी की गारंटी के नाम पर जिस तरह से इस बार परिवर्तन हो गया, ये एक विचारणीय बात है कि आपको एक मजबूत चेहरा, मजबूत विश्वसनीय मुद्दे लेकर के जाएंगे। और खासकर मैं तो देखता हूँ कि मुद्दों के आधार पर मतदान होता जा रहा है। तो ये जो विषय दोनों की ओर से जो आया, चाहे गारंटी की बात करें, चाहे 1 लाख रुपए महिलाओं को देने की बात जो कांग्रेस कर रही है, वो लोगों तक, महिलाओं तक कितना पहुंच पाता है? तमाम उज्ज्वला योजनाएं, छोटी छोटी योजनाएं जो घरों तक पहुंच रही, सड़क को लेकर नाली, पानी, बिजली, सफाई, ये तमाम बिल्कुल सर, और ये मुद्दे निश्चित तौर पर बेहद खास हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये सवाल तो ये भी उठ रहा है कि कांग्रेस के खेमे में जो अंतर्कलह की स्थिति है वो बदस्तूर देखने को मिल पाई है। इसी सवाल के साथ कौशल स्वर्णबेर जी का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों का जिक्र करते हैं, जहां उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 5 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। वहीं हरिद्वार का जिक्र किया जाए तो हरिद्वार से बीजेपी के उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मतदान किया है। ऐसे में हिंदी खबर ने हरिद्वार से बीजेपी के उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत की, आपको भी सुनवाते हैं। लोकतंत्र का महापर्व जो है वो शुरू हो चुका है और ऐसे में आज त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं वो मतदान के लिए अपने संसदीय क्षेत्र टिहरी में आज पहुंचे हैं। क्या कुछ कहेंगे आज वोट देकर मतदाताओं की संख्या, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के मौके पर? देखिए, आज अभी मतदान करके हम आ रहे हैं और इस बार जो मेरी बातचीत सवेरे से अब तक हुई है और पूरे कैंपेनिंग में मैंने देखा है, युवाओं में बहुत उत्साह है, युवाओं की सहभागिता बहुत अधिक है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत की जो लक्ष्य रखा है, विजन 2047 रखा है, तो युवाओं को अपना भविष्य उसमें दिखाई दे रहा है। उनको लगता है कि मोदी जी हमारे बारे में सोचते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री से लेकर बड़े जो नेतृत्व है वो यहाँ पहुंचे हैं और सबका रुझान जिस तरीके से मोदी लहर 2019 में देखने को मिली थी, क्या लगता है इस बार भी सेम रिकॉर्ड भाजपा कायम रखने वाली है? मुझे लगता है कि पहले से बेहतर प्रदर्शन इस बार रहेगा। हमारा 2014 का प्रदर्शन देखिए आप, 2019 का देखिए, और अब 2024 है, तो 2024 का जो प्रदर्शन है वो 19 के मुकाबले बेहतर होगा। लक्ष्य भी, एक टारगेट भी 400 पार का रखा गया है, तो उस हिसाब से उसका प्रदर्शन भी होगा। आखिर में क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, मैं सभी मतदाताओं से ये कहना चाहूँगा कि आप बड़ी झूम के, खुशी के साथ, उत्साह के साथ मतदान करें और शाम जब तक मतदान का समय है कोशिश करें कि 100% मतदान हमारे क्षेत्र से हो। बिल्कुल, देखिए तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और अभी हरिद्वार सीट से जो कि प्रत्याशी हैं। इनके खिलाफ इस बार हरीश रावत के सुपुत्र वीरेंद्र रावत जो है मैदान में है कांग्रेस की तरफ से। और आज क्योंकि बहुत लंबे समय से इस दिन का इंतजार किया जा रहा था, आज मतदान करके त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है यहाँ से निकल गए हैं। देहरादून में डीएवी जो स्कूल है वहाँ पर आज इन्होंने पोलिंग बूथ पर मतदान किया है और इनका यही दावा है कि इस बार भी जिस तरीके से 2019 में एक रिकॉर्ड बनाया था भाजपा ने कि 5 लोकसभा सीट पर भाजपा ने जो जीत हासिल की थी, इस बार लगातार भाजपा द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि 2024 में भी वही रिकॉर्ड जो है बरकरार रहने वाला है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, जब मतगणना होगी, तो क्या भाजपा अपना जो एक रिकॉर्ड 2019 में बनाया था वो बरकरार रख पाती है। और कौशल जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, चूंकि देखिए कांग्रेस की जो अंतर्कलह की स्थिति है सर वो किसी से नहीं छिपी और बीजेपी चूंकि कैडर बेस्ड पार्टी कही जाती है, तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि भाई बीजेपी के खेमे में अगर किसी तरह के कोई बगावती सुर भी यहाँ पर उठ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उजागर नहीं हो पाते, मीडिया के सामने या तमाम लोगों के सामने नहीं आ पाते, जिसका जो खामियाजा है कांग्रेस को वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की विधानसभा चुनाव में देखने को मिल पाया था। और अगर अभी हाल फिलहाल का भी जिक्र किए सर, तो कई तरह की बयानबाजी का दौर तो हमने खुद देखा किस तरह से छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ ही यहां पर बयानबाजी दी गई। 2022-23 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें हार का ठीकरा वहां पे फोड़ा गया। क्या उसका असर भी आज की जो मतदान की प्रक्रिया है मतदाताओं के जहन में वो भी देखने को मिल पाएगा? रितु जी, निश्चित तौर पर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब तक जितने चुनाव हुए हैं, इस चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के नेताओं, ठीक है सर, मैं आपको यहाँ रोकूंगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान की लोकसभा सीट पर यहाँ पर पहुंचे हैं और ऐसे में अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि राजस्थान में 2 केंद्रीय मंत्री हैं जिनकी साख दाव पर लगी है, जिसमें अर्जुन राम मेघवाल का नाम भी यहाँ पर सामने है। ऐसे में कोशिश यही की जा रही थी भाई किस तरह से यहाँ पर तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर की जा सके और ऐसे में केंद्रीय मंत्री को मैदान में उतार कर उनकी साख दाव पर लगाकर बीजेपी खुद एक बड़ा भरोसा यहाँ पर जताती हुई नजर आ रही है।
ठीक है कौशल जी, रुक करूंगी मैं आपका, लेकिन उससे पहले फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के वक्त चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।